नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। और आज हम फाइनेंस के फंडे में जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट म्यूचुअल फंड्स। यानी कि वो बातें जो आपको अब तक आपने सिर्फ सुनी सुनाई हैं और आपको लगता है कि वो सही है म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन वो सही नहीं है। तो ऐसी सब बातों पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पहले के जो हमारे डिस्कशंस हैं वो म्यूचुअल फंड के बारे में हुए हैं। कभी हमने ये जाना कि कितनी तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिर ये जाना कि उसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन आज वो कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शन के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत ज्यादा भ्रांतियां चारों तरफ फैली हुई हैं। और इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नरंजन सिंह, फाउंडर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल्ड प्लानर एट क्रेडेंच फिनटेक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि चारों तरफ वो फैले हुए हैं और उनकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं आ पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा काफी मिथ्स है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स जिससे रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें मिथ ये है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि इन्हें बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि ऐसा हुँ, बिल्कुल नहीं है। कोई भी हुँ, इन्वेस्टर एक महीने के 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकता है, सिप के फॉर्म में। जो सिप है मिनिमम 500 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से काफी रिटेल इन्वेस्टर इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके हुँ, अलावा सभी को लगता है कि सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टर्स यहाँ 1 महीने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता है डेट फंड्स में, 3 महीने के लिए कर सकता है, 6 महीने, 1 साल, 3 साल के लिए कर सकता है। और डेट फंड्स जो है वो रिटेल एफडीज के कंपेरेटिवली अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं और आपको हेल्प करते हैं वेल्थ बिल्डिंग में। हुँ, और काफी ऐसे हैं कि लोगों को लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ा इसका स्ट्रांग होता है। हर म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है। वैसा नहीं है, वन टाइम केवाईसी होता है। आपको वन टाइम केवाईसी करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। हुँ, और भी काफी हैं जैसे कस्टमर्स क्या करते हैं कि वो गूगल कर कर फंड्स की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, और जो हुँ, फंड टॉप पर आता है उनको लगता है वो फंड हमेशा ही टॉप पर रहेगा। वो ऐसा संभव नहीं होता। वो हर कुछ वक्त के बाद फंड की परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। तो हर कस्टमर को अपना बिल्कुल। रिस्क एपेटाइट देखकर ही फंड चूज करना चाहिए, उसको क्या फंड लेना है और क्या उसका टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल। तो सर, ये जिस तरह की आपने मिसकंसेप्शन बताई, बिल्कुल जो आम लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों से डील भी करते हैं जब वो म्यूचुअल फंड की तरफ आना चाहते हैं तो। तो ऐसे में जैसे हमने रेटिंग्स की बात की कि जो रेटिंग्स जो है वो समय-समय पर चेंज भी होती है और उस हिसाब से लोग फंड चूज़ कर लेते हैं कि टॉप 10 ढूँढ रहे हैं तो उसमें सबसे ऊपर जो फंड्स आएँगे वो उन्हीं में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे में इनसे बचा कैसे जा सकता है? आपको एक फंड की परफॉर्मेंस ईयर ऑन बेसिस पे देखनी चाहिए कि वो कितना टाइम के अंदर अपने बेंचमार्क को कितने बार बीट कर रहा है। हो हुँ, सकता है उसने पिछले क्वार्टर में ना करा हो, लेकिन कॉन्टिन्यूसली वो कितनी बार अपने बेंचमार्क से आगे रहा है, कंसिस्टेंट रहा है फंड। बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट जनरेट ना कर रहा हो लेकिन डाउनफॉल भी कम हो। लेकिन बेंचमार्क एक ऐसा टूल है जिससे आप जज कर सकते हैं कि फंड कितना कंसिस्टेंट है और परफॉर्मेंस वाइज। हुँ। और दूसरा, लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन रहती है कि जो प्रॉफिट्स हैं या जो रिस्क फैक्टर म्यूचुअल फंड के साथ इन्वॉल्व रहता है, उसको लेकर भी लोग डरते हैं कि हमारे लिए एफडी ही ज़्यादा सेफ है। आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे लिए एफडी या फिर जो भी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जितने भी, वो ज़्यादा सेफ है हमारे लिए इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वो बाजार के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली सच में कितने रिस्की हो सकते हैं म्यूचुअल फंड आम लोगों के लिए, अगर मैं बात करूँ तो? मैंने जैसे पहले भी इस बारे में बात करी थी कि सभी को लगता है कि सिर्फ इक्विटी ही म्यूचुअल फंड में सिर्फ इक्विटी ही प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें हर तरह का कैटेगरी है। जैसे रिटेल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहे ट्रेजरी बिल में, जीसेक में, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता, उसमें बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऑप्शन है उसके पास। डेट फंड में आ सकता है वट एवर अमाउंट उसके पास है इन्वेस्ट करने के लिए। और वो एफडी को बीट करता है, मैंने जैसे पहले भी कहा था। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वोलेटाइल तो रहता है, लेकिन आपका कैपिटल कभी जीरो नहीं होता। आपको अपना टाइम होरिजन के हिसाब से ही आपको फंड चूज करना है, कैटेगरी चूज करनी है। अगर आपका टाइम होरिजन 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स का है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं।
और मोर ओवर एफडी जैसा आप सेफ कहते हैं, लेकिन एफडी प्रोडक्ट ऐसा है जो आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। हम्म। एक इन्वेस्टर को अ, अब हर एक इन्वेस्टर को हाईएस्ट रिटर्न चाहिए होती है अपने पोर्टफोलियो से। जो भी इन्वेस्टर ऑन बोर्ड होता है उसको लगता है कि मुझे कितना रिटर्न आएगा। तो मेन बिल्कुल। क्वेश्चन सबका होता है कि रिटर्न कितना जनरेट करेंगे हम। रिटर्न सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी आपका होना चाहिए कि रिस्क रिटर्न मार्केट में कितना इस वक्त है, और उसके ऊपर इन्फ्लेशन को आपका प्रोडक्ट बीट कर सके। मान लीजिए इस हम्म। वक्त रिस्क रिटर्न 5% का है और इन्फ्लेशन 6% का है, तो अगर आप 11-12% के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो आपके लिए वो अच्छा है। उसके साथ आप इन्फ्लेशन भी बीट कर रहे हैं और रिस्क रिटर्न भी मार्केट से जनरेट कर रहे हैं। तो लॉन्ग हम्म। टर्म में रिस्क खत्म हो जाता है। शॉर्ट टर्म में भी वॉलेटाइल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है इन कपल ऑफ ईयर्स, 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन उससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इन्वेस्टेड रहिए। यू कैन जनरेट गुड रिटर्न्स इन 7 to 10 years टाइम। हुँ, बिल्कुल। और दूसरा सर एक और चीज़ होती है म्यूचुअल फंड्स में कि हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं अब म्यूचुअल फंड में जब कोई जाना चाहता है, तो इतनी तरह के ऑप्शंस हैं कि लोग उसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कितने कौन-सा म्यूचुअल फंड में से एक्चुअली चूज़ करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि डेट चूज़ कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स भी चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ इक्विटी ही वो ऑप्शन नहीं है जिसके ज़रिए आप मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे ही हमारे पास कैटेगरीज़ इतनी है म्यूचुअल फंड में कि लोगों के लिए वो भी चूज़ करनी मुश्किल हो जाती है। तो उसका ध्यान कैसे रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू उनके गोल्स जिस हिसाब से रहें? उनका क्या कोई टाइम टेन्योर आप ऐसा एस्टिमेट रखते हैं कि कुछ इतना टाइम टेन्योर अगर आप रखते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का, तो फिर आपको इस तरह के फंड कैटेगरीज़ को चूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसा अनुमान है आपके पास? अब बिल्कुल इसमें सबसे जो मेन चीज आती है बिफोर इन्वेस्टिंग, आपका गोल। बिल्कुल आपने जैसे कहा गोल, कस्टमर गोल को क्लियर चाहिए कि वो किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोल से ये क्लियर हुआ कि उसके पास कितना टाइम है। हुँ, और गोल के साथ साथ कस्टमर को अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कराना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। रिस्क प्रोफाइलिंग से हम ये जज कर पाते हैं कि कस्टमर का रिस्क एपेटाइट कितना है, वो किस कैटेगरी में कितना लॉस वो सह सकता है। इसी हिसाब से उसका टेन्योर डिसाइड होता है कि ये कस्टमर जो है वो 10 years के लिए अगर आ रहा है तो वी कैन रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू हिम। और उसका आई मीन नेगेटिव साइड पे हम उससे शेयर कर लेते हैं कि इनिशियली में भी हो सकता है कि आपने एग्रेसिव फंड ऑप्ट किया, तो इनिशियल स्टेज पे कुछ भी डाउन साइड -10-20% हो सकता है। तो उसे डरना घबराना नहीं है। अगर टाइम रेजिंग के साथ रहेंगे आप, विद गोल की टाइमलाइन के साथ आप स्ट्रिक्ट रहेंगे तो यू गेट द गुड रिटर्न्स। सर क्या कुछ हिडन कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ? म्यूचुअल फंड में कॉस्ट तो होती है, लेकिन हिडन कॉस्ट एज सच नहीं होती। हर हुँ, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, जो म्यूचुअल फंड के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेंशन होता है म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट पर, वो देख सकते हैं, क्लोज टू 2% के आसपास रहता है। हुँ। जो भी आपका एनवी डेली बेसिस पे एडजस्ट होता है और वो आपका डिडक्ट हो जाता है। अपफ्रंट देयर इज नो सच कॉस्ट एंड देयर इज नो हिडन चार्जेस। सर एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए जब कोई बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की बात करता है और मार्केट में नया आया है या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नई नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है उसने, तो उसको स्टार्टिंग किस तरह के म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में एडिशन करने के लिए स्टार्टिंग, और कितने म्यूचुअल फंड एक्चुअली रखने चाहिए स्टार्टिंग में अपने पास? अगर कस्टमर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया, सिप के थ्रू आया, नया इन्वेस्टर है, तो उसको पैसिव फंड से भी वो ऑप्ट कर सकता है, जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं और कम वोलेटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एक्टिव फंड्स। और वो हम्म। 60-40 से भी स्टार्ट कर सकता है, 60 में भी इन इक्विटी एंड 40 इनटू डेट। और आहिस्ता आहिस्ता जब उसको मार्केट समझ आएगा तो कैन इंक्रीज द पोर्टफोलियो इन इक्विटी साइड, और मे बी श्योर एक्टिव फंड्स में भी अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर सकता है। इनिशियली थोड़ा सा बैलेंस पोर्टफोलियो ही डेट और इक्विटी मिक्सचर करके ही, या मे बी हाइब्रिड फंड्स में वो स्टार्ट करें एलोकेशंस, और प्योरली लार्ज कैप भी ऑप्ट कर सकते हैं। थोड़ा मिड एंड स्मॉल से थोड़ा दूर रहे नया इन्वेस्टर अभी, तो गो विद हम्म। हाइब्रिड पोर्टफोलियोज एंड लार्ज कैप कैटेगरीज। बिल्कुल। तो सर जैसे कि क्रेडेंश फिनटेक आपकी कंपनी है, उसमें आप फाइनेंशियल गोल प्लानर हैं। तो आप कैसे लोगों के गोल्स प्लान करते हैं? आपके पास अलग-अलग तरह के लोग आते होंगे, अलग-अलग तरह के गोल प्लानिंग लेकर आते होंगे, जिनके अकॉर्डिंगली आप उनके फाइनेंशियल प्लान करते होंगे। तो आप आइडियली क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को जो आपके पास, या कोई ऐसा नया आपके पास कोई आया हो अपने गोल्स को लेकर, उसके लिए आपने प्लानिंग की हो, जो आपको फिलहाल याद हो कुछ? अभी होता है क्या है कि कस्टमर जब म्यूचुअल फंड में आता है, वो समझ कर आता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है। मतलब काफी हुँ, कम कस्टमर है जो लॉन्ग टर्म रीजन से आते हैं। वो लॉन्ग टर्म तो इनिशियली बोल लेते हैं कि यार मैं 10 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब लॉस होता है तो वो उसको
बेयर नहीं कर पाते हैं, वो हम्म। थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो इसलिए हम वो स्टार्टिंग में इनका गोल प्लानिंग करते हैं, वो जो मैंडेटरी भी है। ये पैसा आप फर्स्ट अपना रिटायरमेंट आप प्लान कीजिए। जैसे आपसे मैंने कहा कि हम फाइनेंशियल गोल प्लान करें, तो हम स्टार्ट ही हम कस्टमर का वैसे टर्म प्लान से करते हैं, हेल्थ पॉलिसी से करते हैं कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करिए। गो फॉर हेल्थ प्लान फर्स्ट, टर्म प्लान फर्स्ट, देन गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स। हम्म। उसके बाद हम अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं कि अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग है, चाइल्ड एजुकेशन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है। तो रिटायरमेंट पे लिए कस्टमर्स टाइम ऑब्वियसली होता ही है, 25 साल या 30 साल का आ रहा है, उस हिसाब से उसके पास 20 या 30 साल इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ हम थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो उनको बिल्ड कर देते हैं, मे बी स्मॉल कैप मिड हम्म। कैप थ्रू एस आई पी। बीच में जब भी कुछ मार्केट डिप आता है तो थोड़ा सा उससे लमसम लेकर उसको एवरेजिंग करवा देते हैं। तो इस तरह से हम रिटायरमेंट गोल प्लानिंग करते हैं। और चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी, जिसके पास अभी किड्स की एज 3 4 5 ईयर्स के कम है, तो उनके पास टाइम है अभी बिल्ड करने का थ्रू इक्विटी। तो दे हैव 15 20 ईयर्स, 25 ईयर्स फॉर चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड के भी वो हमारे सोल्यूशन रेंटल प्लान्स आते हैं, वो सजेस्ट कर देते हैं। तो मेजर प्लानिंग हम रिटायरमेंट प्लानिंग एंड चाइल्ड एजुकेशन की तरफ करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान, गोल प्लान। बिल्कुल। आजकल जो टर्म प्लान की आपने बात की, तो टर्म प्लान्स में भी रिटायरमेंट प्लानिंग के ऑप्शंस मिल रहे हैं लोगों को। जो यूलिप प्लान्स हैं स्पेसिफिकली, उनमें ऑप्शंस मिल रहे हैं लोगों को कि वो अपनी रिटायरमेंट भी उसके साथ-साथ प्लान कर सकते हैं और उनको एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट करके उस वक़्त दिया जाएगा। उस वक़्त आप उसे कुछ उसमें से विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो क्या ये प्लान्स इसके साथ बेहतर रहते हैं या फिर इनको अलग से रिटायरमेंट प्लानिंग रखनी चाहिए और टर्म इंश्योरेंस अलग ही रखना चाहिए? बिल्कुल ठीक है आपने, टर्म प्लान आपको बिल्कुल अलग ही रखना चाहिए, और रिटायरमेंट प्लानिंग आपको बिल्कुल डिफरेंट करनी चाहिए। दोनों को मिक्स करके आपका एक पर्पस डिफीट हो जाता है, और कॉस्टिंग थोड़ा सा आपका हायर साइड पर रहता है एंड प्योर यूलिप प्लान्स। अगर अगर दोनों को सेपरेट रखेंगे तो आपकी कॉस्टिंग इफेक्टिव भी रहेगा, लेकिन आपको क्लियर होगा कि कौन सी चीज किस लिए है। तो बेटर है आप दोनों को सेपरेट रखें, टर्म प्लान एंड रिटायरमेंट प्लानिंग का म्यूचुअल फंड। चलिए सर, एक मेरे पास सवाल ये है कि जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में, वो हाँ जी। अब तो जो नए इन्वेस्टर्स आने लगे हैं उनको थोड़ी समझ पहले आने लगी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कुछ इन्वेस्टर जो कोविड में आए थे उन्होंने पहले मूव देखे और अब जो डाउन ट्रेंड हमने मार्केट में पिछले कुछ समय से देखा वो उन्होंने फेस कर लिया है। उन्होंने देखा कि पोर्टफोलियो में कैसे डेंट लगता है और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेशन जोन में भी जाता है और उसके बाद जाकर धीरे धीरे रिकवरी का फेज भी देखने को मिलता है। लेकिन जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स हैं, कि उन इन्वेस्टर्स को ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड में भी आने से पहले कि वो उस पर रिसर्च करके तो ज़रूर आएँ बाज़ार में? सबसे बड़ा एडवांटेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए है कि उसको कोई रिसर्च करना ही नहीं है म्यूचुअल फंड में आने के लिए। जो रिसर्च करेगा वो म्यूचुअल फंड में नहीं आ पाएगा, हाँ। उसका फिर सेगमेंट ही डिफरेंट है। अ, अभी कोविड के बाद काफी काफी लोग फ्री थे, तो उन्होंने थ्रू फिनटेक एप्स एक्सपोजर लेना हुँ, स्टार्ट कर दिया था। जो आपसे मैंने पहले बात की थी कि फंड का रिटर्न देखकर कोऑपरेटिव फंड आते हैं, दे जी। ऑप्टेड विदाउट नोइंग कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो रिस्क झेल सकते हैं नहीं झेल सकते। इनिशियली 2 3 इयर्स तो आफ्टर कोविड वो सब कुछ ग्रीन ग्रीन था, सबने अच्छा रिटर्न जनरेट किया। तो एवरीबडी थिंक्स कि रिटर्न जनरेट करना बहुत इजी है बहुत मार्केट से, ईज़ी टास्क है। बहुत इजी टास्क है। तो अभी थोड़ा सा करेक्शन है, जो करेक्शन इतना अभी स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं है, तो मार्केट जैसा गिरता है रिकवर भी हो जाता है। तो जब हमारे पास थोड़ी सी टाइम करेक्शन आएगी, मे बी फॉर कपल ऑफ ईयर्स मार्केट कहीं मूव नहीं होगी, तो आप देखेंगे इन्वेस्टर्स को हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी तो ग्रीन हुँ, ग्रीन फील्ड देखकर उनको लग रहा है कि हम कर लेंगे, लेकिन वो इतना इजी नहीं है मार्केट से रिटर्न जनरेट करना। हैंड होल्डिंग बिल्कुल। आपको टिल आपका रिटायरमेंट तक चाहिए होगा। बिल्कुल। तो सर आप नए इन्वेस्टर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? म्यूचुअल फंड के जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको? हाँ, वो बिल्कुल किसी के गाइडेंस के साथ ही इन्वेस्ट करें, और थोड़ा अपना रिस्क एपेटाइट समझ कर ही, अपना टाइम होराइजन समझ कर इन्वेस्ट करें। यहाँ लोग ट्रेडिंग करने के मोटिव से आते हैं म्यूचुअल फंड में, जो उसका पर्पस हुँ, सॉल्व नहीं करेगा, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं करेगा। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही वो तरीका है जिससे आप म्यूचुअल फंड में भी अपने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं ये बहुत एक अच्छे तरीके बिल्कुल ठीक है, अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग आपको तभी मिलेगा, शॉर्ट टर्म में अगर आपने 10 12% का रिटर्न जनरेट भी कर लिया, प्रॉफिट बुक भी कर लिया, तो उसका रीइन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है, उसको इन्वेस्ट रखेंगे कहाँ पैसे, तो आपको अगेन बैक टू सेविंग अकाउंट या एफडी, तो आपका वो रिटर्न डाइल्यूट हो जाएगा, जो उसमें कंपाउंडिंग करना है नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। बिल्कुल।
बिल्कुल सर। हमेशा हमने जितने भी लोगों से बात की है अब तक या जितने भी एनालिस्ट से हम बात करते हैं, वो भी यही सलाह देते हैं निवेशकों को कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही वो तरीका है जिससे आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं और एक अच्छा खासा कॉर्पस अपने पोर्टफोलियो के लिए जनरेट भी कर सकते हैं। अभी आपसे बातचीत हुई तो आपने भी यही सलाह दी हमारे निवेशकों को कि हाँ, जब भी आप आएँ म्यूचुअल फंड में तो थोड़ा अपना टाइम होराइज़न और अपने गोल के अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करके आएँ, उसी अकॉर्डिंगली आपको निवेश भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। उसके लिए इक्विटी के बजाय दूसरे म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, जिनमें एग्जैक्टली। आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी में अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप चूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नज़रिया लंबे होराइज़न का ही रखना पड़ेगा। तो सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो जैसे कि हमने आज के एपिसोड में समझा कि क्या-क्या वो कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शन है म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो आम लोगों में फैले हुए हैं, उनके बारे में हमने क्लैरिटी आपको दी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की। तो ऐसे ही हम म्यूचुअल फंड के, फाइनेंस के फंडे के अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप देखते रहें जागरण बिज़नेस।